और ईडी की गिरफ्त में आप देखिए आरजेडी के तमाम चेहरे, उनसे पूछताछ चल रही है। अरविंद केजरीवाल को समन किया जा रहा है। हेमंत सोरेन पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और केजरीवाल को लग रहा है कि अब उनका नंबर आ सकता है, क्योंकि 5 बार समन उनको किया जा चुका है। तो ऐसे में क्या पूरा ईडी छटकता दिखाई दे रहा है और ईडी जब भ्रष्टाचार पर एक्शन ले रही है उसका कैसा असर होने वाला है, जरा रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन हिंदुस्तान चाहती है। सारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ इन्होंने ईडी की घोषणा कर रखी है। तो भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के बढ़ते हुए कदमों से डर रही है और सारे विपक्षी दलों को वो बंद कर देना चाहती है। आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि बीजेपी विपक्ष विहीन हिंदुस्तान चाहती है, जानबूझकर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष है कहां? कोई मेयर के चुनाव को लेकर सड़कों पर है, कोई सलाखों के पीछे है, कोई ईडी दफ्तर के चक्कर काट रहा है और कोई असल मुद्दों को छोड़कर न्याय की बात कर रहा है। वहीं बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। 400 सीटों का लक्ष्य सेट कर दिया गया है। पूर्ण बजट में विकसित भारत के टारगेट का रोड मैप तैयार है। हिंदुत्व के एजेंडे पर भी बीजेपी खुद को फिट मानकर चल रही है। राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। दूसरी ओर ज्ञानवापी में शुरू हुई पूजा बीजेपी को चुनावी माइलेज दे रही है। बीजेपी को चुनौती देने के लिए इंडी गठबंधन तैयार किया गया, लेकिन नीति और नेता तय न होने के चलते ये गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है। गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार पहले ही एनडीए में शामिल हो गए हैं। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी की रिमांड पर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हाल भी सोरेन से जुदा नहीं है। दिल्ली के सीएम बीजेपी को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन खुद संवैधानिक संस्था के समन को गैर कानूनी साबित करने में जुटे हुए हैं। केजरीवाल और इंडी गठबंधन के नेता अक्सर ईवीएम पर सवाल खड़े करते रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से हुए चुनाव पर भी इन्हें भरोसा नहीं रहा। 36 में से 16 काउंसलर बीजेपी के, 20 काउंसलर इंडिया गठबंधन के। तो जाहिर तौर पे इंडिया गठबंधन का मेयर डिप्टी मेयर बनना था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं। लेकिन इन्होंने बदमाशी क्या करी, जो चुनाव अधिकारी है, चुनाव करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, वो इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ता को बना दिया। अब बीजेपी का कार्यकर्ता वहां बदमाशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? केजरीवाल की कथनी और करनी में हमेशा ही अंतर देखा गया है, लेकिन उनके नेता उनसे भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति नहीं मिली थी। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी नेता सड़कों पर उतरे, जिसके चलते दिल्ली की जनता को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। जगह जगह कार्यकर्ताओं को, हजारों कार्यकर्ताओं को जगह जगह गिरफ्तार किया जा चुका है, रोका जा चुका है और पूरी पार्टी कार्यालय को जिस तरह से पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, ये इस बात को साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से, जिस तरह से अपने बेनकाब होते चेहरे को जनता के सामने न आने देने के लिए किस तरह से डरी हुई है। लेकिन ईडी आम आदमी पार्टी ने मेयर इलेक्शन को मुद्दा बनाया तो बीजेपी भी मैदान में उतरी। शराब घोटाले मामले में बीजेपी नेताओं ने सीएम केजरीवाल पर जमकर जुबानी तीर बरसाए। आज जब 5वां समन जारी हुआ था और आपको केंद्रीय एजेंसी के सामने जाना था, आपको ईडी के सामने जाना था, और यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, चोर की मूंछ में तिनका नहीं है, तो आप चले जाते। एक तरफ तो भ्रष्टाचार के पुरोधा बन गए हैं, एक ऐसी पार्टी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करती आई और आज उस भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सारी ताकत लगा रहे हैं। और क्या संदेश दे रहे हैं दिल्ली के आने वाली पीढ़ी को कि कानून को नहीं मानना है। हेमंत सोरेन ने भी ईडी के 10 समन को नजरअंदाज किया था, जिसके बाद ईडी का शिकंजा उन पर ऐसा कसा कि आज वो सलाखों के पीछे पहुंच गए। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को भी शायद यही डर है कि अगर वो ईडी के सामने पेश हुए तो हो सकता है कि वो ईडी के जवाब न दे सके। 5 समन के बाद अब देखना ये होगा कि शराब घोटाले मामले में ईडी आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो सड़क पर सियासी सरगर्मी की तस्वीरें हमने आपको दिखा दी और अब संसद के अंदर कैसे सियासी तंज हुआ उसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सांसदों पर निशाना साधा, लेकिन उनकी जुबान पर बीजेपी के 400 पार की सच्चाई भी आ गई। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर ऐसा क्या कह गए जिस पर प्रधानमंत्री भी सुनकर मुस्कुराने लगे। सुनवाते हैं। और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400 अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे। तो सुना, एक तरफ यकीन जाहिर कर रहे हैं खड़गे, तो वहीं ममता बनर्जी आशंका व्यक्त कर रही हैं। 24 की चुनाव की धार को ममता बनर्जी बखूबी समझती और यही वजह है कि 300 में से सिर्फ 40 सीटों पर कांग्रेस के आने की आशंका व्यक्त कर रही है। उनको भी सुन लीजिए। এক জায়গায় দাঁড়াতে কংগ্রেস তুমি তো একা পারবে না, তুমি 40টা সিট পাবে কিনা আমরা জানি না। সারা ভারত 300টা সিট লড়ে, আজ তোমাদের এত অহংকার, এত অলংকার। तो ये जो दोनों नेताओं को आपने सुना, इंडी गठबंधन के, ये दोनों चेहरे इतने घबराए क्यों हुए हैं? जरा कॉन्फिडेंस से भरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। तीसरे टर्म का जिक्र उनकी तरफ से किया गया, सुनिए। जब मेरी पहली टर्म थी उस समय मैंने एक ग्लोबल लेवल की मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस प्लान की थी और उस समय की चीजें अगर आप निकाल के देखोगे तो बैटरी पर हमारा फोकस क्यों होना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ हमें कैसे जल्दी जाना चाहिए, इन सारे विषयों पर बहुत विस्तार से वो समिट हुआ था। ग्लोबल एक्सपर्ट्स आए थे और आज मेरी दूसरी टर्म में मैं देख रहा हूं कि खासी मात्रा में प्रगति हो रही है और मुझे विश्वास है कि तीसरी टर्म में चलिए, समझदार को इशारा काफी होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूसीसी की, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। जल्द आ रहा है, कहां आ रहा है आपको बताएंगे, लेकिन इसकी धमक इतनी है कि इसकी चर्चा खूब होती नजर आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब आप समझिए कि हर नागरिक को, किसी भी धर्म का वो नागरिक हो, उसे वो कानूनी अधिकार धर्म या जाति के आधार पर नहीं बल्कि नागरिक होने के आधार पर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात हो रही है। और ये कहां लागू हो रही है, जरा हम आपको तस्वीर भी दिखा दें। उत्तराखंड वो राज्य बनने वाला है, देखिए गोवा में लागू है और उत्तराखंड वो राज्य बनने वाला है जहां पर ये लागू होने वाली है। आपको बताएं, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, समान अधिकार मिलने का उत्तराखंड में भी अब तैयारी तेज हो गई है। यानी कि 5 फरवरी से जो स्पेशल सत्र बुलाया गया उत्तराखंड विधानसभा का, उसमें ये कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा होने वाली है और ये उत्तराखंड में भी लागू होने वाला है। और ये तस्वीर देख लीजिए, रंजना देसाई ने ये ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंपी है। देखिए 2 साल पहले ये कमेटी बनाई गई थी जिसने तमाम रिसर्च की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं, 2022 में कमेटी बनाई गई थी और इसका ड्राफ्ट अब तैयार हो गया। रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई को आप देख रहे हैं जिनकी अध्यक्षता में ये रिपोर्ट तैयार करके अब सौंप दी गई है और स्पेशल सत्र 5 तारीख से बुलाया गया है जिसमें इसे लागू किया जा सकता है।